नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे रीतिकालीन रीति सिद्ध श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, जिसका प्रामाणिक संकलन एवं संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर के नाम से किया है। तो बिहारी रत्नाकर का 691वां दोहा है। अंग अंग छवि की लपट, उपटति जातीय छेह, उपटति जातीय छेह। खरी पातरियु तौल गए, खरी पातरियु तौल गए, भरी सी दे लगए, भरी सी दे। अब इसके कठिन शब्द। तो अंग अंग यानी कि प्रत्येक अंग, अंग प्रत्यंग, हर एक अंग से। छवि यानी कि जो है सौंदर्य की चमक, आभा की लपट, लपट यानी कि लौ। उपटत यानी कि उभर रही है, उभरते हुए। उपटति जाति अच्छे, जाति जा रही है, अच्छे का मतलब बिना किसी क्षोभ के, यानी कि बिना किसी अवरोध के, लगातार, अनंतर। खरी पातरियु, खरी का अर्थ हुआ खरा, खरा नहीं खर्रा, यानी कि बिल्कुल साफ, स्पष्ट, पूर्ण रूप से। पातरियु माने पतली, अत्यंत ही पतली। खरिका भी कर सकते हैं कि खरिका यानी कि तिनका, तो तिनके की तरह पतली। तौ माने तो भी, लगे माने लगती है, भरी सी देह, भरी सी यानी कि भरी पूरी, अर्थात हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, जिसको देशी भाषा में कहें तो गदराया हुआ देह का मतलब बदन, गदराया हुआ देह। प्रसंग इसका है कि यह रीतिकालीन श्रृंगारिक कविता है। इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन है। हम जानते हैं कि उस समय के राजा महाराजा राजकुमार अपने आस पास जो है दूतियां रखते थे। वे दूतियां युवतियों की खोज करती थी और खोज करके उनके राजमहल तक पहुंचाती थी। और रानियां भी अपने शुभचिंतकों को रखती थी, और रानियां अपनी दूतियों के माध्यम से, सेविकाओं के माध्यम से राजा को, राजकुमार को, दरबारियों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए दूतियों को भेजती थी। तो और वे दूतियां नायक के समक्ष नायिका के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए नायक के मन में नायिका के प्रति प्यार या उत्तेजना, काम उत्तेजना, काम भावना उत्पन्न करने का प्रयास करती थी। तो उसी से संबंधित यह श्रृंगार रस का दोहा है, जिसमें नायिका के अनुपम सौंदर्य का वर्णन एक सखी या दूती नायक से कर रही है। इसका सरल अर्थ हो जाएगा
कि नायिका इतनी जो है सुंदर है, गोरी चिट्टी है कि उसके अंग प्रत्यंग से उसके सौंदर्य की आभा चमक लपट के समान उपटती सी जो है उपट रही है, यानी कि निकल रही है और वह लगातार निकल रही है। और उसके अंग प्रत्यंग से निकलते हुए सौंदर्य की आभा से वह नायिका यद्यपि बहुत ही दुबली पतली है, अत्यंत ही क्षीणकाय है, बावजूद तो भी उसकी देह भरी पूरी लगती है, हृष्ट पुष्ट लगती है, वह शरीर से गदराई हुई है। ये इसका सरल अर्थ होगा। अब इसकी व्याख्या और तो प्रस्तुत दोहे में नायिका की सखी नायक के पास पहुंचती है और नायक से नायिका के सौंदर्य का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते हुए नायक के मन में नायिका के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए कहती है कि हे प्रियतम, मेरी सखी या नायिका अत्यंत ही सुंदर है, गोरी है और उसके शरीर के प्रत्येक अंग से उसके सौंदर्य की लपट आभा चमक निकल रही है। यहाँ लपट शब्द का प्रयोग करने का अर्थ ये है कि नायिका गोरी है, लपट का रंग जो होता है वह पीलापन लिए हुए होता है। तो जैसी जो है शरीर की प्रकृति रहेगी, रंग रहेगा, वैसी ही जो है उससे आभा निकलेगी। तो यहाँ तात्पर्य यही है कि नायिका बहुत ही गोरी है, इतनी गोरी कि उससे जो उसके शरीर से जो है लपट निकल रही, यानी कि पीले रंग की जो है लपट निकल रही है, चमक वह बिखेर रही है। और यह चमक रुक रुक करके नहीं, लगातार निकल रही है। यानी कहने का तात्पर्य कि वह अपने सौंदर्य की चमक से पास पड़ोस को भी जो है पास पड़ोस में जो है छाई हुई है। पीछे भी जो है पढ़े हम लोग दीपशिखा सीगे कि उसके अंगों से इतनी जो है आभा निकलती है कि पास पड़ोस में उजाला फैला रहता है। तो वैसी ही जो है लगातार उसके शरीर से सौंदर्य की लौ की लपट निकल रही है और वह नायिका बहुत ही जो है क्षीणकाय है, क्षीणकाया पतली है, बावजूद ऐसा लगता है कि वह गदराई हुई है, यानी कि उसके शरीर के जो उतार चढ़ाव है, दुबली है, उसके शरीर पर जो है मांस बहुत कम है, हड्डियां पसलियां भी जो है दिखती है, मगर उसके सौंदर्य की आभा से जो देखने वाले हैं उनकी आंखें चौंधिया सी जाती है। इसीलिए वह नायिका दुबली पतली होने के बावजूद हृष्ट पुष्ट गदराई हुई लगती है। तात्पर्य कि उसकी तरफ तुम्हें ध्यान देना चाहिए। ये उसकी व्याख्या हुई।
अब इसका केंद्रीय भाव, तो नायिका का सौंदर्य अद्भुत है और उसके शरीर से सौंदर्य की ऐसी आभा फूट रही है, किरणें फूट रही है, लौ निकल रही है कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाती है। अब विशेष तो रीतिकालीन जो परंपरा श्रृंगार निरूपण की और श्रृंगार के अंतर्गत नख से शिखा तक के जो है वर्णन की जो रही थी, उसी का यह एक भाग है जिसमें नायिका के अंग प्रत्यंग का के सौंदर्य का चित्रण किया गया है, जो कि अतिशयोक्तिपरक है और इसकी भाषा ब्रज भाषा है। छंद तो यह दोहा छंद में लिखा गया है और दोहा छंद के प्रत्येक चरण में 13 और 11 वर्णों पर यति देकर के 24 मात्राएं होती है। इसमें मात्राओं को हम लोग गिन करके उस कसौटी पर भी जो है देख लें तो अंग में अ में अनुसार में 2 1 3 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 गिने तो 3 3 6 2 8 2 10 3 13 प्लस 1 2 3 4 2 6 1 7 8 2 10 1 11 13 11 बराबर 24। ऐसे ही 1 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13 प्लस 1 2 1 3 3 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 13 प्लस 11 बराबर 24। यहाँ भी 24 मात्रा हो गई। अब अलंकार, तो अलंकार तो अभी बताया कि नायिका दुबली पतली है, बावजूद भरी पूरी सी लग रही है और उसके क्यों, उसके शरीर से उसके गोरेपन की, उसके सौंदर्य की आभा इतनी अधिक निकल रही है कि उस आभा में देखने वाले की आंखें चौंधिया जाती है और वह नायिका भरी पूरी सी लगने लगती है। तो इसको कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार, शयोक्ति। और दुबली पतली होने के बावजूद वह गदराए हुए बदन की दिख रही है, भरी सी देह है, दुबली पतली है और वह गदराई हुई है, यानी कि एक विरोध दिख रहा है। दुबली पतली होगी तो दुबली पतली ही रहेगी, दिखेगी भी, मगर यहाँ पर वह गदराई हुई जो है भरे पूरे बदन वाली हृष्ट पुष्ट दिख रही है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। और अंग अंग का 2 बार प्रयोग हुआ है काव्य में सौंदर्य लाने के लिए। तो जब एक शब्द का 2 बार प्रयोग होता है तो उसको कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भरी सी देह, में जो है यहाँ पर भरी सी देह, देह जो है भरी हुई सी की जो है कल्पना की जाती है, और जब कल्पना होती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें अलंकार अतिशयोक्ति, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति
और इसके साथ साथ अंतिम में तुकबंदी है, तो अंत्या, अनुप्रास और रस के हिसाब से विचार करें तो यह श्रृंगार रस का दोहा है। रस श्रृंगार, और जब रस श्रृंगार होगा तो उसका स्थायी भाव रति और गुण माधुर्य, रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा है। आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए दोहे के साथ। तब तक के लिए इसे आप लोग बार बार देखिएगा, सुनिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।